नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश में साइबर अटैक की संभावनाएं। साइबर एक्सपर्ट के मुताबिक बिना छुए दूर से ही किया जा सकता है सिस्टम हैक। तबलीगी जमात पर सऊदी अरब का बड़ा एक्शन। आतंकवाद का दरवाजा और समाज के लिए खतरा बताकर लगाया प्रतिबंध। आंदोलन की आड़ में चल रही टिकट की राजनीति। महापंचायतों में किसानों की नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव की बन रही है रणनीति। गोवा में महिलाओं को साध सरकार बनाना चाहती है ममता बनर्जी। महिलाओं के लिए किए बड़े ऐलान। आज से 3 दिवसीय गोवा दौरे पर ममता। पंजाब कांग्रेस में अब भी सब ठीक नहीं। सिद्धू को लेकर पार्टी नेताओं में नाराजगी। हाईकमान ने नजरअंदाज करना शुरू। सबसे पहले बात करेंगे सीडीएस बिपिन रावत की। बीते दिनों सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद इसके पीछे साइबर हमले होने की आशंका जताई जा रही है। साइबर सुरक्षा से जुड़े एक्सपर्ट्स का कहना है कि साइबर वॉरफेयर में बिना किसी फिजिकल छेड़छाड़ के भी फाइटर प्लेन या चॉपर पर हमला किया जा सकता है। सीडीएस जिस हेलीकॉप्टर में ट्रैवल कर रहे थे, इस तरह के चॉपर को डिजिटली हैक करना संभव है। साइबर वॉरफेयर की दुनिया में ये आसानी से किया जा सकता है। साइबर हैकर्स या अटैकर्स इस तरह के हमले को अंजाम दे सकते हैं। रेडियो सिग्नल जैम करना, पायलट को गलत सिग्नल या कमांड देना, फ्लाइट डेटा गलत देना, ये सब कुछ साइबर तरीके से किया जा सकता है। रेडियो सिग्नल से जो कम्युनिकेशन होता है उसमें हैकिंग आसानी से की जा सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात, दुनिया भर में इस तरह की हैकिंग को रोकने के लिए अभी एडवांस सिस्टम विकसित नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब, ये वाकई में साइबर अटैक हो सकता है? कोई टारगेटेड अटैक हो सकता है? देखिए, जैसे ही ये सवाल उठने लगा कि किस हिसाब से वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है, तो सबसे पहले जो वहाँ के स्थानीय लोगों ने कोरोबरेट किया, उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये दिशा भ्रम का शिकार हो गया था कि जिस गांव में जहाँ पे वो मलबा मिला, उससे करीब 500 मीटर दूर ही हेलीकॉप्टर्स वहाँ रोज़ उड़ते हैं और हेलीकॉप्टर्स उस गांव से 500 मीटर दूर ही वो मुड़ जाया करते हैं और ये हेलीकॉप्टर मुड़ा नहीं। गांव वालों ने चश्मदीद के मुताबिक वहाँ के लोग बता रहे हैं कि जब वहाँ से हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं तो उनका हाइट भी बहुत ज़्यादा होता है। अब इसको जब ये सारी जानकारियाँ एक्सपर्ट्स को मिल रही, खास करके एयरफोर्स के जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, उनको जब ये चीज़ मालूम चली तो उनका भी पब्लिक बयान आने लग गया कि भाई ये जगह ये तो बिल्कुल सारे पायलट्स उसको अच्छी तरीके से जानते हैं। और ख़ास करके जो लोग जिस टेरेन में ज़्यादा जिनका एक्सपीरियंस है, अब वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे तो टेरेन ही ऐसा है कि यहाँ पे तो खोने की या गुमराह होने की, कोई दिशा भ्रम होने की कोई सवाल ही नहीं है। और दूसरा, जो एक्सपीरियंस्ड पायलट हैं और जिस तरह की चॉपर ये था, ये तो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड हेलीकॉप्टर्स में से है। तो ये सारी चीज़ें, ये तो अपने आप में जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि दूसरा कोई रीज़न निकाल पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें अगर क्लाउड भी है, विजिबिलिटी भी नहीं है, तो वो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, जो पायलट्स बता रहे हैं, जो अब आकर के सामने आकर के अपनी राय दे रहे हैं इस मसले के ऊपर, वो कह रहे हैं कि भाई देयर आर एन नंबर ऑफ वेज कि आप अगर बादलों में घिर भी गए तब भी आप किस हिसाब से उससे आप निकल सकते हैं, उसके लिए पर्याप्त टेक्नोलॉजी इस हेलीकॉप्टर में थी। और ये कौन नहीं जानता भाई, नीलगिरी में, विलिंगटन में, ऊटी में 5 मिनट में मौसम ख़राब हो जाता है, बदल जाता है। तो ये तो ऑलरेडी ये लोग उसके एक्सपर्ट्स पहले से भी थे। तो दुनिया भर में अब जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं वो अब यही अंदेशा जता रहे हैं कि हो न हो ये एक साइबर अटैक का मसला है। अब जांच हो रही है, वॉइस रिकॉर्डर्स को एनालाइज किया जा रहा है। बहुत जल्द ही इस हादसे की सच्चाई दुनिया को मालूम चलनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब,
अब बात सऊदी अरब के बड़े एक्शन की। सरकार ने सुन्नी संगठन तबलीगी जमात पर बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, सऊदी अरब ने अपने देश में तबलीगी जमात की एंट्री पर बैन लगा दिया है। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी कहा है कि यह संगठन आतंकवाद के दरवाजों में से एक है। सरकार ने मौलानाओं को आदेश दिया है कि यह संगठन समाज के लिए खतरा है और मस्जिदों में शुक्रवार के उपदेश में इसके बारे में लोगों को चेतावनी देना शुरू कर दें। सऊदी सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। देश के इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने इस संबंध में एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। डॉक्टर साहब, सऊदी अरब का ये फैसला कितना सही है? साथ ही कोरोना पैंडेमिक के दौरान इसकी जो चर्चा थी वो भारत में भी हुई थी, क्योंकि जो कोरोना का ब्लास्ट हुआ था वो इसी तबलीगी जमात की वजह से हुआ था। देखिए, ये फैसला सही गलत वो सऊदी अरब की सरकार जाने। जी। सऊदी अरब इस्लाम का केंद्र है और तबलीगी जमात दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है इस्लामिक। अब आप ये समझिए, ये हिंदुस्तान में इसका हेडक्वार्टर है निजामुद्दीन में, और सऊदी अरब के इस्लामिक अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से यह आदेश आया कि ये इसे बैन कर दिया जाए। ये आतंकवाद का दरवाज़ा है। कहने को तो ये लोगों को इस्लाम के रास्ते पे चलने जीने और अच्छी अच्छी बातें बताता है, लेकिन सऊदी अरब की सरकार कह रही है कि ये दरअसल आतंकवाद फैलाता है। और जिस ट्वीट्स के बारे में आपने कहा कि जो ट्वीट दिए गए हैं, वो दरअसल ट्वीट्स जो हैं सऊदी अरब के सारे मौलवी मौलानाओं को, मस्जिदों को आदेश दिया गया है कि जो जुमे की नमाज के बाद जो मौलानाओं का भाषण होता है उस दौरान लोगों को बताया जाए कि इसे बैन कर दिया गया है, इससे दूरी बना लें। हालांकि ये आपको गुमराह करते हैं, ये कहते हैं कि भाई हम तो सही सही चीज़ें बताते हैं, लेकिन मौलवियों को ये कहा गया है कि उसकी हकीकत बताने के लिए कि ये जो तबलीगी किस तरीके से लोगों को भटकाते हैं, इनका झुकाव किधर है, किस तरह का ये खतरा बने हुए हैं समाज के लिए, और कैसे ये आतंकवाद के लिए की शुरुआत करवाते हैं, आतंकवाद की तरफ लोगों को प्रेरित करते हैं। ये बताना है वहाँ के मौलवियों को, सऊदी अरब के लोगों को। दूसरा, उसमें यह भी कहा गया कि भाई आप बताएं कि तबलीगियों की गलती क्या क्या हैं। सऊदी अरब का इस्लाम अपना इस्लाम है, उनका तरीका अलग है, उनका अपना इंटरप्रिटेशन है। हिंदुस्तान में ज़्यादातर जो तबलीगी है वो देवबंद से प्रेरित है। वो इनके इंटरप्रिटेशन में क्या क्या गड़बड़ियां हैं, इनकी समझ इस्लाम के बारे में कहाँ कहाँ गड़बड़ है, ये भी उन्हें बताना है। यही उन्होंने ट्वीट किया है। एक ट्वीट और कि तबलीगी जमात समाज के लिए, सऊदी अरब के लिए खतरा बन गया है, ये भी मौलवी मौलानाओं को फ्राइडे की नमाज के बाद लोगों को बताना है। और ये भी बताना है कि ये इसके ऊपर बैन लगा दिया गया है, डिस्टेंस रखिए। अगर आप इसके साथ पकड़े जाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, और ये तो अभी शुरुआत है। इसको आप ऐसे समझिए कि जो इस्लाम में 72 फिरके हैं अलग अलग, और सब एक दूसरे को काफिर बताते हैं। सब एक दूसरे को काफिर बताते हैं। देवबंदी वो अहमदिया को काफिर बताता, शिया को काफिर बताता, वो सही इस्लाम नहीं है। तो ये इस तरह से ये लोगों का है। तो ये जो बैन अभी हुआ है, कल सऊदी अरब में तबलीगी जमात को गैर इस्लामिक संगठन भी घोषित कर दिया जा सकता है, काफिर बताया जा सकता है। उसी राह पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब सवाल यहाँ पे कुछ और है कि जब हिंदुस्तान में तबलीगी जमात के खिलाफ एक्शन हो रहा था, कोरोना की वजह से वो तमाशा चल रहा था, उस समय कई सारे लोगों ने इसका बचाव किया था। उन तमाम मीडिया के ऊपर सवाल खड़े किए गए थे। ये लेफ्ट लिबरल कबाल के लोगों ने ये कहा था कि भाई उसको
टारगेट किया जा रहा है। ये तो शांति दूत हैं तबलीग के लोग। अब जहां से इस्लाम पैदा हुआ उसी भूमि पे इसे आतंकवादी संगठन के रूप में देखा जा रहा है, तो अब इन लोगों का क्या जवाब होगा। जी, अगली खबर किसान आंदोलन में लगाए जा रहे राजनीतिक तड़के की। जी हां, आपने एकदम सही सुना। ये आंदोलन तो शुरू से कभी नहीं रहा जो किसानों के हक के लिए किया जा रहा हो। ये विपक्ष के लिए और फर्जी किसानों के लिए राजनीति का अड्डा बना रहा और आज आंदोलन खत्म हो गया, राजनीति शुरू हो चुकी है। लेकिन टिकैत का कहना है कि किसान महापंचायतें जारी रहेंगी। हम हर साल 10 दिवसीय किसान आंदोलन मेला करेंगे। इसके अलावा किसानों से जुड़े मुद्दे पर समय समय पर महापंचायत भी आयोजित की जाएगी। इसीलिए कैराना में किसान महापंचायत आज हुई, जिसमें राकेश टिकैत ने हुंकार भरते हुए किसानों के हित की रणनीति नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। डॉक्टर साहब, आंदोलन की आड़ में विधानसभा चुनाव में टिकट पाने के सपने और मंत्री बनने के सपने देखे जा रहे हैं। देखिए, तो मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि ये लोग पॉलिटिकल पार्टीज के दलाल हैं, ब्लैकमेलर्स हैं। ये सारे लोग अरविंद केजरीवाल बनना चाह रहे थे। अब देखिए चेहरा कितना बिल्कुल सूखा सूखा सा है, चाहे वो दर्शन पाल हो, चाहे वो चडूनी हो, चाहे वो राकेश टिकैत हो। ये सब अंदर अंदर ये सोच रहे थे कि अब आंदोलन इतना बड़ा हो गया है, इतने दिनों से हम बैठे हुए हैं, अब केजरीवाल की तरह हम भी किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री। वो चडूनी तो हरियाणा में एक नई पार्टी बना रहा है। अब जब लोगों को मालूम चल रहा है कि सब लोग आपस में कुछ कुछ कर रहे हैं, तो जो पहले से पॉलिटिकल एजेंट हैं, जैसे हन्ना अनाउल्ला करके हैं एक, वो सीपीएम के वो वामपंथी हैं, राज्यसभा के सदस्य भी रहे, ये दर्शन पाल, ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग का आदमी है। ये नक्सली कनेक्टेड है, ये वामपंथी। ये लोग तो ऑलरेडी पॉलिटिकली कमिटेड हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से, तो इनको तो वहां कुछ होगा नहीं। अभी तो इनके साथ तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये पॉलिटिकल जिन लोगों ने सपने देख लिए कि भाई हम भी अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे आंदोलन से ऐसा हो गया, तो कोई कक्का जी हैं वो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश के, चडूनी वो हरियाणा का, आपस में इन लोगों ने बांट लिया है। होना जाना कुछ नहीं है, क्योंकि इन लोगों को समझ में नहीं आया कि किस तरीके से इनके साथ खेला हो गया। हीरो ये बन नहीं पाए। तो ये चूंकि अभी यूपी में चुनाव है और एक जाति विशेष का समर्थन है, राकेश टिकैत को आरएलडी पार्टी से ये जुड़े हुए हैं। पिछली बार जब ये लड़े थे तो जमानत जब्त हुआ था। इस बार वो क्या करेंगे? अब आंदोलन के इतना दिन जो कर लिया, कहीं से तो कुछ मिला नहीं, हासिल कुछ हुआ नहीं, तो अब राजनीतिक खेती ही करेंगे और उसी का फसल काटेंगे कि देखेंगे भाई क्या होता है नहीं होता है। वैसे इन सारे नेताओं को चुनाव लड़ ही जाना चाहिए। अब योगेंद्र यादव हैं, वो पार्टी चलाते हैं, जहां उम्मीदवार देते हैं वहीं पे जमानत जब्त हो जाता है। पहले केजरीवाल से सटे थे। तो ये सारे लोग वही है कि थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो जो लोग इन्हें अन्नदाता कह रहे थे, जो लोग इन्हें किसान बता रहे थे, उनको अपना चेहरा आईने में देखना चाहिए। उन पत्रकारों को, उन दलाल पत्रकारों को, उनको बड़े बड़े एडिटर टीवी चैनल, जिन लोगों ने भी इसे अन्नदाता बताया, उसको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि एक तो तुम किस कारण से, दलाली की वजह से, पैसे की वजह से, या किसी और वजह से, या मूर्खता की वजह से, कम जानकारी की वजह से आप बेवकूफ़ बना दिए गए। एक तो आप बेवकूफ़ बन गए और आपने देश की जनता को भी इन जैसे पॉलिटिकल एजेंट्स को आपने अन्नदाता बता करके लोगों को गुमराह किया। माफी मांगनी चाहिए सब लोगों को। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर ममता बनर्जी की राजनीति पर। गोवा चुनाव में इस बार ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पूरी ताकत झोंक रही है। इसी कड़ी में ममता बनर्जी ने गोवा रण जीतने की अपनी रणनीति को तैयार कर लिया है। ममता बनर्जी आज शाम से एक बार फिर गोवा के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। ममता के साथ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी होंगे। विधानसभा चुनाव चलते 2 महीने के अंदर ममता दूसरी बार गोवा के दौरे पर जा रही हैं और विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। और अपनी राजनीति तो साधने के लिए ममता बनर्जी ने महिलाओं को लुभाने वाले वादे करना
शुरू कर दिया है। सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि पश्चिम बंगाल की तर्ज पर गोवा में भी गृह लक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के जरिए हर महिला को अपने खाते में महीने के 5,000 रुपए दिए जाएंगे। डॉक्टर साहब, ममता बनर्जी जो पासा फेंक रही हैं वो कितना कारगर साबित होगा? जीत होगी? देखिए, मैं बार बार इस बात को मैं कहता हूं कि ममता बनर्जी बिना अपने गुंडा तंत्र के, बिना अपने सिंडिकेट के और बिना अपने मूक दर्शक सफ़ेद वर्दी वाले बंगाल पुलिस के और भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स के, उसकी राजनीति एक कदम भी कहीं आगे नहीं बढ़ सकती। सपना प्रधानमंत्री बनने का है और उससे पहले तृणमूल कांग्रेस को एक नेशनल फ्लेवर देने के लिए तो छोटे छोटे राज्यों को चुना गया है। अगर जिस आदमी को प्रधानमंत्री बनने का सपना है, यूपी में ट्राई करो ना, वहां पे तो चुनाव हो रहे हैं। बिहार में ट्राई क्यों नहीं किया आपने? आपने पंजाब क्यों नहीं आप जा रही हैं? तो छोटे छोटे राज्यों में जहां पे वो कुछ इधर उधर किया जा सकता है। अब क्या कर रही हैं वो? कुछ नहीं होने वाला है वहां। वो 3 दिन पहले पहुंचने, 3 दिन का दौरा है। जो गोवा से हमारे मित्र बता रहे हैं कि पिछले 15 दिन से हर ट्रेन से जो है, जो बंगाल की तरफ से आती है, 500-600 बंगाली उससे नजर आते हैं। एक अलग प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ, पता नहीं कितने रोहिंग्या होंगे, कितने बांग्लादेशी होंगे, सब मुस्लिम पॉपुलेशन को वहाँ भेज रही है। और वहाँ पे एक अलग तरह का संकट हो रहा है। वो किस लिए? ये सब दिहाड़ी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। एक केजरीवाल का खेल है कि सबको पैसे देकर के आप बुला लो। जैसे बनारस में उसने रैली की थी, मोदी से लड़ने चले थे, बनारस में जो है इसने जो है रैली कर दी थी, और मध्य प्रदेश से, तो राजस्थान से, दिल्ली से थोक के भाव में लोगों को वहाँ भेज दिया था। और ये जो हमारा जो दलाल मीडिया है, लुटियन गैंग वाले, ये जो है मैंने माथा हिलाए ला करके टेलीविजन चैनल में घूम घूम के ऐसे कि इतना बड़ा एक्सपर्ट बने हुए हैं कि टच एंड गो का सिचुएशन है, वो हरा भी सकते हैं। केजरीवाल की पोजीशन ये है कि सारा यूथ उनके साथ है, मोदी हार भी सकते हैं। अब इन पॉलिटिकल पंडित्स जो ये कह रहे थे कि हम बनारस में हर जगह गए और केजरीवाल जीत सकते हैं, जब इन बेवकूफ़ों को ये मालूम नहीं चलता कि वो मैदान में मौजूद हैं और वहाँ मौजूदगी के बावजूद उनको लग रहा है, वो इस चीज़ को नहीं आकलन कर पाए कि जितना लीड से प्रधानमंत्री मोदी जीते, उसका आधा वोट केजरीवाल ने पाया। कितना वोट पाया नहीं, लीड जितनी है उसका आधा वोट जमानत माने जब्त होते बचा है। और इस तरह का तमाशा हो रहा है। तो वही टेक्निक वो वहाँ पे गोवा में अप्लाई कर रही है। ममता बनर्जी से कोई पूछेगा नहीं, मीडिया वाले, ये सबके पेट जो हैं वो भरे हुए हैं। ऐड वैड चल रहा है, जैसे केजरीवाल से कोई सवाल नहीं करता कोई टेलीविजन चैनल। आजकल मनीष सिसोदिया का भी बड़ा ऐड चल रहा है। तो वो कहानी क्या है कि कोई पूछेगा नहीं सवाल। 5,000 सारी महिलाओं को अगर आप पैसे देंगे हर महीने, तो वो बजट का कितना हिसाब किताब वो अपने घर से ला के देगी? किसको लूटेगी? मिडिल क्लास को। मिडिल क्लास का ही तो सबसे ज़्यादा टैक्स जाता है। सबसे ज़्यादा टैक्स तो मिडिल क्लास का जाता है, हम और आप जैसे लोग। अब उसके पेट को काट करके आप अपनी राजनीतिक हित साधने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, जो भी पॉलिटिकल पार्टी ये मुफ्त का घोषणा करे, हिंदुस्तान के मिडिल क्लास को इमीडिएटली रिजेक्ट कर देना चाहिए। ये देश के दुश्मन हैं, देश को खोखला करने के ऊपर ये लोग आमदा हैं। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर पंजाब की सियासत से। नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस आलाकमान ने नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है और उनके पर कतरना शुरू कर दिया है। और ये बात सिद्धू के कहने से पता चलती है कि मैं एक शक्तिहीन अध्यक्ष हूं, मैं सिर्फ एक अध्यक्ष हूं, मैं महासचिवों की नियुक्ति भी नहीं कर पा रहा हूं। पर इससे पहले सिद्धू कहते थे अगर फैसले लेने की छूट नहीं दी गई तो ईंट से ईंट बजा देंगे। सिद्धू का ये दर्द इसलिए छलका है क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा से जिला प्रधानों की लिस्ट तैयार करके भेजी थी, जिसे कांग्रेस आलाकमान ने रोक दिया था। डॉक्टर साहब, सिद्धू के साथ कांग्रेस के आलाकमान का ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है? क्या देखिए, ये कोई कप्तान बन गए और सारा डिसीजन ले लिया,
किसी से पूछा नहीं, वो तो क्रिकेट नहीं है ना, तो राजनीति है। ये भस्मासुर हैं, इनको लगता है कि इनको अध्यक्ष बना दिया गया तो वो एक बहुत बड़े ऑटोक्रेट बन गए, वो जो फैसला लेंगे वो मान लिया जाएगा। अब ईंट से ईंट बजाने का सिस्टम तो ख़त्म हो गया, क्योंकि आपका चीफ मिनिस्टर बदल दिया गया, और दूसरा आपको लालच है कि आपका नाम चीफ मिनिस्टर के रूप में घोषित किया जाए। तो ये लोग पॉलिटिकल पार्टीज चला रहे हैं, कोई खैरात या धर्मशाला खोल नहीं रखा है इन लोगों ने। तो ये जो अपने मन से अपॉइंटमेंट करने का मसला है, तो ज़रूर अभी भी जो लोग बचे हुए हैं, चाहे वो चन्नी हो चाहे और भी जो सीनियर लीडर्स होंगे, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर आपने ये काम कर दिया तो पूरा का पूरा संगठन वो नवजोत सिंह सिद्धू के पास चला जाएगा। तो कोई भी आला कमान हो, कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो किसी भी पार्टी का, जहां वो इस तरह के एम्बिशियस स्टेट प्रेसिडेंट को देखेगा, तो वो वहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश करेगा। चेक एंड बैलेंस राजनीति में बहुत ज़रूरी होता है, और इसलिए उस लिस्ट के ऊपर मना कर दिया गया। अब इनको मना कर दिया गया तो अब तो ये ना इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं, क्योंकि इनको ये भी बता दिया गया है कि भाई आपका नाम जो है मुख्यमंत्री के रूप में कंसिडर किया जाएगा। और जब से ये कहा गया है तब से ये केजरीवाल से अलग लड़ाई चल रही है, केजरीवाल के खिलाफ ये बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये चारों तरफ से ये घिर गए हैं, और अब कांग्रेस पार्टी में जो घाघ लोग बैठे हुए हैं, पंजाब से बड़े बड़े लीडर हैं जो सोनिया गांधी के कोटरी में बहुत ही नज़दीकी हैं, अब इनसे जो है हिसाब किताब किया जा रहा है। अब ईंट से ईंट कांग्रेस पार्टी की नहीं, कांग्रेस पार्टी नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति की ईंट से ईंट बजाने जा रही है। जी डॉक्टर साहब, इतनी बेहतरीन जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।